ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने लैब नंबर 9 पे छोड़ा था आईसीटी प्रैक्टिकल को, और आज हम लैब नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जितने भी लेक्चर्स पिछले हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा और टीम्स पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव रहिए, उस पे मैं रिकॉर्डिंग्स भी शेयर करूंगा, आपका प्रैक्टिकल भी शेयर करूंगा, आपका जो टीटीपी है प्रैक्टिकल का जो टीचिंग टेंटेटिव टीचिंग प्लान है वो भी शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ठीक है।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लैब नंबर 9 से। लैब नंबर 9 जो हमारी है वो है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ऑफ पाइथन में। ठीक है, पाइथन में कुछ प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं पाइथन के अंदर, तो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होती है कुछ, वो हम लिखते हैं। ठीक है, और वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जो प्रोग्रामिंग का फ्लो है, मतलब जो आपका जो इंटरप्रेटर है, जो आपका आईडीई है, ठीक है, जो जिसमें आप प्रोग्राम रन करवाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या चाहे वो आपके पास जो आप है डाउनलोड करें उसको, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं प्रोग्राम्स पे और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, आईडी पाईचार्म जो है, तो आप प्रोग्राम्स भी यूज कर सकते हैं और पाईचार्म भी यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप प्रोग्राम्स और पाईचार्म के अंदर प्रोग्राम को लिखेंगे पाइथन की लैंग्वेज में, तो जो पाइप उसका जो सीक्वेंस होगा, प्रोग्राम का जो सीक्वेंस होगा कि पहले पाइथन किस चीज को रन करेगा, उसके बाद फिर कौन सी लाइन को रन करेगा, फिर कौन सी लाइन रन होगी, इस फ्लो को हम कहते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है डिपेंड करती है आपके प्रोग्राम लिखने के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, आपने प्रोग्राम किस तरह लिखा है। ठीक है, तो जिस तरह आप प्रोग्राम लिखेंगे उस तरह आपका प्रोग्राम उस सीक्वेंस में रन होगा। ठीक है, तो जब आप ये सीक्वेंस में प्रोग्राम लिखते हैं तो जो आप स्ट्रक्चर लिखेंगे, जिस तरह का स्ट्रक्चर आप लिखेंगे उसके हिसाब से प्रोग्राम का जो है फ्लो होगा एग्जीक्यूशन का। ठीक है, तो पाइथन के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, जो पाइथन का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो हम प्रोग्रामिंग के अंदर लिखते हैं, जो प्रोग्राम का जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसे कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसे कोड को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हमारे पास कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे नाम से पता चल रहा है कि कोई कंडीशन होगी इसके अंदर। ठीक है, और दूसरे हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। लूपिंग का मतलब होता है जो बार बार रिपीट हो एक लूप के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं और दूसरे हमारे पास लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और जो लैब नंबर 9 में हम पढ़ेंगे वो होंगे आपके कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का मैंने आपको बताया, और कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया कि जिनमें कोई ना कोई कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक है, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं पाइथन के अंदर, तो जो हम कोड लिखते हैं, कोड के अंदर जो जिस सीक्वेंस में हम कोड लिखते हैं, वो जो सीक्वेंस होता है उस पर डिपेंड करती है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, आप जिस भी सीक्वेंस में लिखेंगे उस हिसाब से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा।
ठीक है। तो जो आप कोड लिखते हैं जिस सीक्वेंस में, उस सीक्वेंस कोड को आप कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आपको बताया दो तरह के होते हैं। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, जो हम इस प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे, और दूसरे प्रैक्टिकल में हम पढ़ेंगे लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, जो रिपीट होते हैं। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में कोई ना कोई कंडीशन होती है, ठीक है, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। और लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में एक ही चीज बार बार रिपीट होती है। लूप का मतलब होता है रिपीट होना, ठीक है, सर्किल। हमारे पास पाइथन के अंदर तीन तरह के कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, तीन तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। आप इसे कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन के अंदर होती है, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, वो होती है इफ। उसके बाद हमारे पास होती है इफ एल्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास होती है इफ एलिफ एल्स, ठीक है। ये तीन कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पाइथन के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं। ये सबसे पहले जानते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है। जिस तरह नाम से पता चल रहा है, इफ का मतलब अगर, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई ना कोई कंडीशन होती है, ठीक है। उस कंडीशन के हिसाब से प्रोग्राम चलता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो एक चीज होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी चीज होगी, ठीक है। तो जो आपकी इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट बेसिकली आपकी एक कंडीशनल आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर एक कंडीशन होती है, ठीक है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो प्रोग्राम रन होगा, वरना वो प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। तो आप इफ लिखकर, सबसे पहले आप इफ लिखते हैं, इफ लिखने के बाद आप अपनी कंडीशन लिखते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके नीचे जो प्रोग्राम होगा वो रन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंडीशन, इफ और कंडीशन लिखने के बाद हमने प्रोग्राम डायरेक्टली नहीं लिखा, उसके बाद हमने कुछ स्पेस दिया है। तो पाइथन के अंदर स्पेस जो है वो बड़ा मीनिंगफुल है, ठीक है। पाइथन के अंदर स्पेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अंदर, पाइथन के अंदर स्पेस की बड़ी मीनिंग है, ठीक है। तो जब आप इफ लिखने के बाद कंडीशन लिखेंगे तो आपको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। स्पेस देने के बाद आप अपनी लाइन लिखेंगे जो आपको रन करवानी है, ठीक है। तो जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली लाइन रन, जो है एग्जीक्यूट होगी या रन होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिया है एक्स, और उसको आपने वैल्यू असाइन की है 10, ठीक है। उसके बाद आपने कंडीशन लिखी है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। कंडीशन क्या है? इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5। अगर x ग्रेटर देन 5 हो, फिर उसके बाद आपने स्पेस दिया है और उसके बाद आपने एक लाइन लिखी है, ठीक है, प्रिंट x इज ग्रेटर देन 5। जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, ये लाइन प्रिंट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लाइन प्रिंट नहीं होगी। तो इफ स्टेटमेंट इस तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर दूसरी कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था पीछे कि इधर क्या होगा आपके पास, कि आपके पास एक कंडीशन होगी, ठीक है। आपके पास एक कंडीशन होगी, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या तो वो कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इफ एलिफ एल्स में क्या होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम रन होगा, अगर फॉल्स होगी तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम रन होता है, और अगर फॉल्स होता है तो प्रोग्राम रन नहीं होता। इसी तरह इफ एल्स में भी क्या होता है कि कोई ना कोई कंडीशन होती है, ठीक है। या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी, ठीक है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो एक चीज रन होगी, ठीक है। अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम दूसरी चीज के पास चला जाएगा और फिर उस चीज को रन करेगा, ठीक है। लेकिन दोनों सूरतों में प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। इफ में क्या था, सिर्फ जब कंडीशन ट्रू थी तो प्रोग्राम रन हो रहा था, वरना फॉल्स की, जब कंडीशन जब फॉल्स थी तो प्रोग्राम रन नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन जो आपका इफ एल्स है उसमें क्या है कि जब कंडीशन ट्रू होगी तब भी प्रोग्राम रन होगा, लेकिन जब फॉल्स होगी तो प्रोग्राम किसी और चीज के पास जाएगा और उसको रन करेगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल, पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि सबसे पहले इसको हम लिखते किस तरह है।
सबसे पहले इफ एल्स को हम, ठीक है, सबसे पहले आप इफ लिखेंगे, उसके बाद आप कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन के बाद आप स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद आप अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद फिर से आप एल्स लिखेंगे, एल्स के बाद आपने सेमीकोलन देना है दोनों जगहों पे, उसके बाद आप फिर से स्पेस देंगे और अपना प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले प्रोग्राम जाएगा इफ के पास, चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम इस स्टेटमेंट को रन करेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम, ठीक है, एग्जिट नहीं करेगा, प्रोग्राम क्या करेगा, वापस जाएगा एल्स के पास, एल्स के पास जाके ये वाली स्टेटमेंट रन करेगा। तो एक ही कंडीशन थी, ठीक है, अगर वो रन नहीं हो रही थी तो एल्स के पास जा रहा था प्रोग्राम, और अगर वो ट्रू थी तो वो प्रोग्राम उसी कंडीशन की स्टेटमेंट को रन कर रहा था। ठीक है, तो इफ एल्स जो है इस तरह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देख सकता हूँ, हमने यहाँ एक प्रोग्राम बनाया है, x is equals to 3 if x is greater than 5, अगर x greater than 5 हो तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, यहाँ पे स्पेस देना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई इन केस, तो प्रोग्राम जो है एग्जिट नहीं करेगा, प्रोग्राम जाएगा एल्स के पास, एल्स के पास जाएगा और ये स्टेटमेंट रन कर देगा। तो इधर क्या था, इफ एल्स में दोनों सूरतों में, ट्रू की सूरत में भी और फॉल्स की सूरत में भी प्रोग्राम कुछ ना कुछ रन कर रहा था, लेकिन इसमें क्या था, जब ट्रू थी तो रन हो रहा था, लेकिन जब फॉल्स थी तो रन नहीं हो रहा था। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद हम आ जाते हैं इफ एलिफ एल्स पर। ठीक है, इफ एलिफ एल्स पर जैसे पीछे आपने पढ़ा कि कोई ना कोई कंडीशन यूज होती है, लेकिन इफ एलिफ एल्स में पीछे क्या था कि आपके पास कोई एक कंडीशन थी, ठीक है, कोई एक कंडीशन थी, लेकिन इफ एलिफ एल्स जो है ये एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप एक से ज्यादा कंडीशंस इंस्टॉल कर सकते हैं, एक से ज्यादा कंडीशंस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, 4 ऐसे ऐसे। ठीक है, और हर कंडीशन की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, इसी तरह कंडीशन 2 भी ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और इसी तरह सारी कंडीशन। इफ एलिफ एल्स जो है उसमें आप एक से ज्यादा कंडीशंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप इफ लिखेंगे और आपकी जो पहली कंडीशन है वो लिखेंगे, उसके बाद आप स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद आप प्रोग्राम लिखेंगे अपना, जो आपने रन करवाना है ब्लॉक, ब्लॉक के बाद आप फिर लिखेंगे एलिफ, एलिफ के बाद आप लिखेंगे अपनी कंडीशन नंबर 2, उसके बाद आप स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे। इसी तरह से कंडीशन 3, 4, और आप जैसे चलते जाएंगे कंडीशंस, आप आपने जितनी कंडीशंस देनी है आप उसके हिसाब से आप एलिफ देते जाएंगे, और आखिर में आप अगर फॉर एग्जांपल कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स की जगह वो दे दे, एल्स अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो प्रोग्राम सबको छोड़कर एल्स को रन कर देगा। ठीक है, और आपने फिर यहाँ पे भी स्पेस देना है और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम रन करवाना है। ठीक है, तो इसका जो फ्लो है वो इस तरह काम करता है। आपको मैं इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल चूज किया है एक्स और उसको हमने वैल्यू असाइन की है 7। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन हम लिखते हैं इफ x इज लेस देन 5, अगर x लेस देन 5 हो तो फिर हम स्पेस देकर लिखेंगे प्रिंट x इज लेस देन 5। दूसरी कंडीशन ये इफ एलिफ, एलिफ लिखने के बाद हम दूसरी कंडीशन लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 5। पाइथन के अंदर इक्वल्स टू हम इस तरह लिखते हैं, दो इक्वल्स टू की साइन देते हैं। ठीक है, मैथ्स के अंदर हम इक्वल्स टू सिर्फ एक साइन देते हैं, पाइथन के अंदर हमें दो बार देनी पड़ती है। x इज इक्वल्स टू 5 प्रिंट करेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इक्वल्स टू है और यहाँ पे भी इक्वल्स टू है। फर्क यह है, यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्या x इक्वल्स है 5 के, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि x 7 के इक्वल है। तो सिर्फ ये फर्क है, जब हम दो बार इक्वल्स टू देते हैं तो हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो एलिफ एक्स, क्या x इक्वल्स टू 5 है, अगर इक्वल्स टू 5 है तो स्पेस प्रिंट x इज इक्वल्स टू 5। उसके बाद हमारी कंडीशंस खत्म हो जाती हैं, हम एल्स देकर, स्पेस देकर एल्स की स्टेटमेंट लिख देंगे। तो प्रोग्राम सबसे पहले इफ के पास जाएगा, चेक करेगा कि x लेस देन 5 है, क्योंकि x की वैल्यू 7 है तो वो लेस देन 5 नहीं है, तो वो इसको छोड़ेगा, ये फॉल्स होगी कंडीशन, इसको छोड़ेगा, एलिफ के पास आएगा। एलिफ के पास क्या है, x इज इक्वल 5, क्या x 5 के बराबर है, तो x की वैल्यू 7 है, वो 5 के बराबर नहीं है, तो इसको भी छोड़ेगा, ये कंडीशन भी फॉल्स होगी और एल्स के पास आ जाएगा।
और एल्स के पास कोई कंडीशन नहीं होती तो वो डायरेक्टली रन हो जाता है, प्रिंट एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके ये सारे जो है तीन तीन स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई थी, तीन स्टेटमेंट्स पाइथन के अंदर होती हैं, इफ एल्स और इफ एल्फ एल्स। इसमें आप एक ही कंडीशन होती है आपके पास, ठीक है, इसमें आपके पास भी एक ही कंडीशन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है आपके पास दो, एक ट्रू होता है एक फॉल्स होता है। ठीक है, इसमें क्या, इफ एल्स में क्या होता है, ट्रू भी होता है फॉल्स भी होता है, लेकिन दोनों सूरतों में प्रोग्राम रन होता है। इसमें क्या होता है, फॉल्स जब होता है प्रोग्राम रन नहीं होता, ट्रू जब होता है सिर्फ प्रोग्राम रन होता है। और इफ एल्स में आपके पास बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं। उसके बाद हम चलते हैं, हाँ, तो जब ये आप कंडीशनल स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, जब आप कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज करेंगे कोई प्रोग्राम लिखने के लिए, तो आपको डिफरेंट सिंबल्स चाहिए होंगे, आपको डिफरेंट ऑपरेटर्स चाहिए होंगे जो आप यूज करेंगे। ठीक है, तो उधर आप यूज कर सकते हैं अपने कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मैथ्स में सिंबल्स होती हैं, मैथ्स में हम इक्वल्स टू को इस तरह लिखते हैं। ठीक है, पाइथन में भी हम जब वैल्यू असाइन करते हैं तो इक्वल्स टू ही लिखते हैं, और जब हम सवाल पूछते हैं तो हम दो बार इक्वल्स टू देते हैं। पहले वाले का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू 7 है, दूसरे वाले का मतलब ये नहीं है, दूसरे वाले का मतलब है कि ये एक सवाल है, क्या एक्स की वैल्यू 7 है, तो ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज किए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें आप, x इज इक्वल टू 5, क्या x 5 के बराबर है, ये क्वेश्चन है। दूसरा है x एक्सक्लेमेशन मार्क, तो जब आप ये सिंबल देखें तो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। ठीक है, क्या x 5 के बराबर नहीं है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। उसके बाद ग्रेटर देन साइन, तो आपको पता होगी कि x ग्रेटर देन 5, तो क्या x ग्रेटर देन 5 है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है x इज लेस देन 5, तीसरा क्वेश्चन क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है, इधर दो कंडीशन हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। तो या तो, अब जब और आ जाता है ना, तो और का मतलब होता है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, या तो वो ग्रेटर होगा या तो वो इक्वल होगा, कोई भी एक ट्रू हो गई तो मतलब पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, क्या x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमारे पास तीन किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एंड जो होता है वो प्लूरल होता है। प्लूरल का मतलब ये होता है कि एंड जो है उसमें जो भी चीज आप लिखेंगे वो सब ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप दो चीजें लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इधर आपने लिखा है x इज ग्रेटर देन 5 एंड y इज लेस देन 15, और बीच में आपने लिखा है एंड, इसका मतलब है ये भी सही होनी चाहिए और ये भी सही होनी चाहिए, तभी जाके पूरी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 है तो x इज ग्रेटर देन 5, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू 10 है तो y इज लेस देन 15, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। इसका मतलब ये सारी कंडीशन ट्रू हो गई। अगर इसमें से एक भी फॉल्स हो जाती तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाती। ठीक है, तो एंड जो है उसको, एंड जो है ये डिमांड करता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू हो। ठीक है, अगर एक भी फॉल्स हो गई तो पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसके बरक्स जो और होता है, और सिर्फ ये कहता है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, फॉर एग्जांपल ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाती और ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती। ठीक है, तो और जो है फिर भी ट्रू आता, उसका जवाब फिर भी पूरी कंडीशन का जो जवाब होता है ट्रू आता, क्योंकि और कहता है एटलीस्ट वन इज ट्रू। ठीक है, एंड कहता है बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास थर्ड ऑपरेटर है नॉट, नॉट क्या करता है, वैल्यू को रिवर्स कर देता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई चीज ट्रू है तो नॉट क्या कर देगा, जब उसके आगे आप नॉट देंगे तो वो फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो नॉट जो है वैल्यूज को रिवर्स कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पे। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप पढ़ेंगे तीन स्टेटमेंट्स, इफ, इफ एल्स और इफ एल इफ एल्स, ये तीन स्टेटमेंट्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आप इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह, इसको हम कहते हैं नेस्टेशन। ठीक है, जब आप स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो आप उसे कहते हैं नेस्टेशन। नेस्टेशन का मतलब होता है एक के अंदर एक, मतलब आप एक चीज के अंदर दूसरी चीज डाल दें तो इसको आप नेस्टेशन कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम नेस्टेशन कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट्स की। इफ स्टेटमेंट्स की नेस्टेशन का मतलब है कि आप एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, जिसमें एक्स की वैल्यू है, उसको एक्स को आपने वैल्यू असाइन की है 10। सबसे पहले आप पूछते हैं इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, क्या एक्स ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। तो आप प्रिंट करेंगे एक्स इज ग्रेटर देन 5 स्पेस। फिर आप दूसरा सवाल पूछते हैं क्या एक्स ग्रेटर देन 8 है, तो आप स्पेस देकर, उधर ही स्पेस देकर दूसरी स्टेटमेंट अंदर लिखेंगे, इस इफ के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो इधर पूछेंगे इफ एक्स ग्रेटर देन, तो आपने दो कंडीशंस पूछी हैं। सबसे पहले आपने ये कंडीशन पूछी है, उसके बाद आपने ये कंडीशन पूछी है। और जो जो ये कंडीशन है इस कंडीशन के अंदर है। क्यों अंदर है? क्योंकि आपने इसके स्पेस देकर फिर स्टार्ट किया है। अगर फॉर एग्जांपल आप स्पेस नहीं देते, इफ के नीचे इफ स्टार्ट कर देते, तो फिर ये नेस्टेशन नहीं कहलाती। नेस्टेशन के लिए जरूरी है कि आप इफ के अंदर स्पेस दें, फिर दूसरी स्टेटमेंट स्टार्ट करें, ठीक है। इसी तरीके से ये जो स्पेस होता है ये पाइथन के अंदर बड़ी मीनिंग रखता है, ठीक है। स्पेस पाइथन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। यहाँ पे एक प्रोग्राम देख सकते हैं आप कि इसमें इफ जो है एक्स इज ग्रेटर देन 5 है। उसके बाद हमने स्पेस नहीं दिया, हमने डायरेक्ट लिख दिया प्रिंट हेलो। पिछले जितने भी प्रोग्राम्स थे उनमें हमने स्पेस दिया था। आप देख सकते हैं इधर भी हमने स्पेस दिया है, इधर भी स्पेस दिया है, इधर भी स्पेस 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 है। जितने भी प्रोग्राम है सब में अपने स्पेस दिया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस नहीं है, तो जो कंपाइलर है वो एरर देगा, ठीक है। कंपाइलर आपको क्या एरर देगा कि आपने इस कंडीशन की स्टेटमेंट नहीं लिखी, ठीक है। और ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने एक प्रोग्राम बनाया है एक ग्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। ग्रेडिंग करने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल चूज किया है मार्क्स। मार्क्स यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल का आप कोई भी नाम रख सकते हैं। उसको हमने वैल्यू असाइन की है 85, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन हमने दी है इफ एक्स मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, ठीक है। इसका मतलब है या तो ग्रेटर होना चाहिए और या तो इक्वल होना चाहिए 90 के, ठीक है। अब मार्क्स हमारे पास है 85, ठीक है। मार्क्स की वैल्यू 85। 85 ना तो ग्रेटर है ना तो इक्वल टू है, ठीक है, दोनों नहीं है। तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। तो क्योंकि और है तो कोई भी एक फॉल्स हो जाता तो इसका मतलब है कि और है, और का मतलब है कि कोई भी एक ट्रू होगा तो सारा ट्रू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों फॉल्स है, ठीक है। तो ये कंडीशन फेल हो गई। फिर प्रोग्राम इसको छोड़कर इधर आएगा, ठीक है। एल एलिफ के पास आएगा। फिर पूछेगा क्या मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, ठीक है। अब मार्क्स हमारे पास 85 है तो वो ग्रेटर देन तो है लेकिन इक्वल्स टू नहीं है, मतलब ग्रेटर देन ट्रू हो जाएगा और इक्वल्स टू फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 85 जो है ग्रेटर देन, 85 जो है हमारा ग्रेटर देन 80 है, ठीक है, 80 से बड़ा है लेकिन इक्वल टू नहीं है। क्योंकि यहाँ और है इसका मतलब ये है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो सारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो प्रोग्राम इस वाली स्टेटमेंट को रन करेगा और बोल देगा कि इस बंदे का ग्रेड जो है बी है। और जैसे ही ये स्टेटमेंट को रन करेगा ये एग्जिट हो जाएगा, ये प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट के पास नहीं जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है रन नहीं होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसने ये वाली कंडीशन चेक की, सेटिस्फाई नहीं हुई, दूसरी के पास गया, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उसने इसको रन करके और प्रोग्राम एग्जिट कर दिया। तो जो इस बंदे का ग्रेड होगा 85 मार्क्स वाले का, ये हो जाएगा ग्रेड बी, ठीक है। तो ये जो है आप, उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम तस्वीरें दी हुई हैं, स्क्रीनशॉट्स दिए हुए हैं, आप इन ये स्क्रीनशॉट्स को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। और ये ज्यादा डिटेल के अंदर हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने रिव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, इन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं, ठीक है, पेन से आपने लिखने हैं। उसके बाद जितने भी प्रोग्राम्स मैंने अभी तक आपको समझाए हैं उनको आपने प्रोग्रामिस जो है, प्रोग्रामिस एक ऑनलाइन पाइथन का आईडीई है, ठीक है, एक ऑनलाइन इंटरप्रेटर है, ठीक है। आप पाइथन का ये इंटरप्रेटर यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ जाके गूगल पे लिखेंगे प्रोग्रामिस, उसके बाद आप लिखेंगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे तो आप लिखेंगे ऑनलाइन पाइथन। जब जो ऑनलाइन पाइथन होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास प्रोग्राम खुल जाएगा। उस प्रोग्राम के अंदर आप जितने भी प्रोग्राम्स मैंने पढ़ाए हैं वो सारे लिखेंगे और फिर ऊपर एक बटन होगा रन का, ठीक है, रन का बटन होगा, उसको आप प्रेस करेंगे तो वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो जो रन हो जाएगा आउटपुट, उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके वो स्क्रीनशॉट इधर अटैच करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आंसर करना है और स्क्रीनशॉट को अटैच करना है, ठीक है।
उसके बाद हम आ जाते हैं लैब नंबर 10 पर। जो आपकी लैब नंबर 10 है वो भी कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पर है, लेकिन ये थोड़ी एडवांस्ड है। ठीक है, जो पीछे हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे उनसे थोड़ी एडवांस्ड है। ठीक है, तो पीछे मैंने आपको बताया था कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आप एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट है, उसके बाद आप स्पेस देते हैं, फिर दूसरी स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, जब आप एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं नेस्टेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेस्टेशन। ठीक है, इधर एक प्रोग्राम दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी एज है 20, तो आप लिखेंगे एज वेरिएबल है, उसको आप वैल्यू असाइन करेंगे 20। और एक एक दूसरा वेरिएबल आपने बनाया सिटीजन। ठीक है, सिटीजन को आपने एक स्ट्रिंग असाइन की है। स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था अ, हर वो कैरेक्टर या हर वो सिंबल या नंबर जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आए उसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। तो इस वाले वेरिएबल को आपने एक स्ट्रिंग असाइन की है, और इस वाले वेरिएबल एज को आपने एक इंटीजर असाइन किया है। उसके बाद आपने लिखा है इफ, उसके बाद आपने कंडीशन लिखी है एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, कोई भी एज, अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है, ग्रेटर देन है या 18 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद आपने स्पेस दिया है, उसके बाद आपने दूसरा सवाल पूछा है। इसका मतलब है कि ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। उसके बाद आपने पूछा है क्या वो सिटीजन है। ठीक है, और सिटीजन ये यस है, तो आप प्रिंट कर देंगे यू आर एलिजिबल टू वोट, आप वोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये रन नहीं होगा तो प्रोग्राम खुद ब खुद एल्स के पास चला जाएगा और कहेगा यू मस्ट बी ए सिटीजन टू वोट। इसका मतलब ये है कि आपकी एज भले 18 से ज्यादा हो या 18 हो, लेकिन जब तक आप सिटीजन नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम जो है ये वाली कंडीशन फेल हो जाती है, मतलब 18 की एज ही नहीं है, तो अगर पहली वाली कंडीशन ही फेल हो जाएगी तो वो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, वो बाहर से आ जाएगा एल्स के पास और बोलेगा यू मस्ट बी 18 और ओल्डर टू वोट, आपकी एज 18 नहीं है, आप वोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप इफ के अंदर इफ डालकर और दूसरे सवाल पूछ सकते हो। इफ के अंदर स्पेस देके इफ यूज करके आप सारी कंडीशन ट्रू करवा सकते हो। ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तब जाके आप वोट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम्स बना सकते हो। इस तरीके से आप लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हो। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन होते हैं, एंड होता है, और होता है, नॉट होता है। एंड मैंने आपको बताया था कि सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। और क्या कहता है कि कम से कम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और नॉट क्या कहता है, नॉट रिवर्स कर देता है। ठीक है, नॉट क्या करता है, वैल्यू को रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इधर एक हमने प्रोग्राम बनाया टेम्परेचर, उसकी वैल्यू हमने रखी है 25, और दूसरा हमने एक ये वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है ह्यूमिडिटी, उसकी वैल्यू हमने रखी है 40। अगर टेम्परेचर हमने कंडीशन यूज की है इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 20 और ह्यूमिडिटी इज लेस देन 50, तो प्रोग्राम बोलेगा प्रिंट द वेदर इज प्लेजेंट, मतलब वेदर अच्छा है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है। उसके बाद आप एक्सप्रेशंस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो है एक्सप्रेशन भी आप यूज कर सकते हो, एक्सप्रेशंस, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है तो हम इसको स्किप करेंगे। हम जाएंगे पास्ट स्टेटमेंट के पास। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यूज की है पास्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हमने कोई प्रोग्राम नहीं लिखना, हमने कंडीशन लिखी है, कंडीशन देने के बाद हमने स्पेस दिया है और डायरेक्ट लिख दिया है पास्ट। तो पास्ट वो होती है जहाँ पे आपने किसी भी प्रोग्राम को रन नहीं करवाना होता। इसका मतलब ये है कि कंडीशन भले ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, दोनों सूरतों में आपके पास, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने कंडीशन लिखी है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, अब एक्स की वैल्यू है 5 और 5 जो है 0 से बड़ा है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम पास कर जाएगा। ठीक है, मतलब कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये फॉल्स होगी तो फॉल्स की सूरत में तो वैसे भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, तो ट्रू की सूरत में क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोग्राम पास कर देगा। ठीक है, पास करके अगले अगले सिंटेक्स के पास चला जाएगा। ठीक है, के बाद आपके पास इन और नॉट भी होते हैं। ठीक है, इन और नॉट भी आपके पास पाइथन के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर आपने इन और नॉट मोस्टली इन तीन चीजों के साथ यूज होते हैं, लिस्ट के साथ, स्ट्रिंग्स के साथ और टपल्स के साथ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, फ्रूट्स की लिस्ट। फ्रूट्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आपने एप्पल रखा है, उसके बाद बनाना, उसके बाद चेरी। फिर आप सवाल पूछते हैं कि इफ क्या बनाना इन फ्रूट्स, क्या बनाना जो है फ्रूट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है।
अगर करता है तो उसके बाद आपने स्पेस दिया और स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है, बनाना इज इन द लिस्ट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इन यूज किया है। ठीक है, तो जब भी आप कोई लिस्ट होती है और लिस्ट में आप कोई एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इन यूज करते हैं। ठीक है, तो नॉट और इन जो है मोस्टली इन तीन चीजों के साथ यूज होते हैं, लिस्ट के साथ, स्ट्रिंग्स के साथ और टपल्स के साथ। ठीक है, इसी तरीके से आप रेंज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप रेंजेस भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आपने एक रेंज कोड की है। ठीक है, अगर आपकी एज जो है इस रेंज में होगी, इधर देखें आपने एक वेरिएबल लिया है, इधर भी आपने सिंबल इस्तेमाल किया है, इधर भी आपने सिंबल इस्तेमाल किया है, और इस तरफ आपने 30 लिखा है, इस तरफ आपने 18 लिखा है, तो यहाँ पे आपने एक रेंज को कोड किया है। ठीक है, अगर इस एज के अंदर आपकी एज होगी तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम। उसके बाद मैं आपको बताया था कि कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मैंने आपको सिंपल तो पढ़ा दिए थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये वाली लैब जो है इसमें आप एडवांस्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। ठीक है, एडवांस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आपके पास आ जाते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट, कि ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ट्राई और एक्सेप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ट्राई एंड एक्सेप्ट यहाँ पे लिखता है पाइथन ट्राई एक्सेप्ट कंस्ट्रक्ट्स लेट्स यू अटेम्प्ट टू रन अ ब्लॉक ऑफ कोड ग्रेसफुली हैंडल एनी एरर्स इफ दे अकर। तो ट्राई एंड एक्सेप्ट जो है मोस्टली एरर्स को हैंडल करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है, उसकी पॉसिबिलिटी है, कोई एरर आ सकता है, तो आप ट्राई एंड एक्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, ट्राई, हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है ट्राई। ठीक है, ट्राई, उसके बाद हमने कॉलन दिया है। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है ना, ये जो जहां पे भी आप ऐसी लाइन देंगे, हैश की सिंबल हो, ये वाली सिंबल हो, उसके बाद कुछ लिखा हुआ हो, उसको हम पाइथन में कहते हैं कमेंट। कमेंट्स जो होती हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होती। ठीक है, वो रन नहीं होती, उनको पाइथन प्रोग्राम नहीं समझता, वो खाली डिस्क्रिप्शन होती है, तो आप इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, आते हैं इसके पास, आपने एक वेरिएबल लिया है रिजल्ट, उसको आपने वैल्यू असाइन की है 10 डिवाइड बाई 0। अब आपको पता है जब भी हम किसी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी आ जाएगी, इन्फिनिटी जो है वो हम हैंडल नहीं कर सकते, तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। इसलिए हम इसको ट्राई के अंदर लिखते हैं कि हमें पता है यहाँ पे एरर की रिस्क है, तो हम इसको ट्राई के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अगर ये चीज इसमें रिस्क है, अगर फॉर एग्जांपल ये चीज जो है क्रैश कर जाती है, तो प्रोग्राम एक्सेप्ट को आप लिखेंगे एक्सेप्ट 0 डिविजन एरर, और आप नीचे लिख देंगे कि कैन नॉट डिवाइड बाई 0। ठीक है, तो जो भी आप जिस भी प्रोग्राम आपका प्रोग्राम का वो हिस्सा जिसमें आपको पता है कि एरर आ सकता है, वो आप ट्राई के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप एक्सेप्ट लिखकर लिख देंगे कि प्रोग्राम में ये एरर आ गया है, या ये एरर प्रोग्राम के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो ट्राई एंड एरर जो ट्राई एंड एक्सेप्ट जो होता है, उसके ट्राई एंड एक्सेप्ट को आप यूज करके एरर्स वाले प्रोग्राम को भी रन करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि प्रोग्राम की किसी हिस्से में एरर है, तो उस एरर, क्योंकि पाइथन जो है जब एरर आएगा तो पाइथन जो है प्रोग्राम को उधर स्टॉप कर देगा और आपको एरर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो एरर ना दे और रन करवा दे, तो आप ये ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक यूज कर सकते हैं। ठीक है, के बाद आप एक से ज्यादा एक्सेप्ट, फॉर एग्जाम्पल एक बार ट्राई, दो बार एक्सेप्ट, तो आप दो बार एक्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं। तो ट्राई एंड एक्सेप्ट जो है वो प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट होता है जब आप यूजर से इनपुट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजर से आप पूछते हैं नंबर, और यूजर जो है वो गलती से एंटर कर देता है अल्फाबेट ABCD। ठीक है, तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो आप अगर उसे ट्राई एंड एक्सेप्ट के अंदर लिखेंगे तो प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। इसी तरीके से नेटवर्क रिक्वेस्ट में भी हमारे पास एरर्स की पॉसिबिलिटीज होती हैं, और डेटाबेस ऑपरेशंस में भी। ठीक है, ये आपके पास सारे आपके कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आ गए, जितने भी हमने पीछे पढ़े हैं, ये सारे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास रिव्यू क्वेश्चन है, इन रिव्यू क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। अब हम आ जाते हैं लैब नंबर 11 पर। लैब नंबर 11 में हम पढ़ेंगे इटरेटिव। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंडीशनल होते हैं और लूपिंग होते हैं। कंडीशनल वो होते हैं जिसमें कोई ना कोई कंडीशन होती है, लूपिंग वो होते हैं जो रिपीट होते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, लूप हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, या उनको हम इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। ठीक है,
तो पाइथन के अंदर सबसे पहले लूप्स समझना बहुत जरूरी है। लूप्स जो है पाइथन की एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। और अगर आपने एक प्रोग्राम को, एक कोड को बार बार रन करवाना है, रिपीट करवाना है, ठीक है, आप उसे बार बार रन करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लूप्स यूज करेंगे, आप आइटरेशंस यूज करेंगे। पाइथन के अंदर आपके पास दो तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप, ठीक है। फॉर लूप आपको किसी ना किसी, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया था कि आपके पाइथन के अंदर सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, लिस्ट्स होती हैं, टपल्स होते हैं, डिक्शनरीज होती हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं और रेंजेस होती हैं, ठीक है। तो इनको हम सीक्वेंस कहते हैं। इनके लिए जो जनरल टर्म हम यूज करते हैं वो होता है सीक्वेंस, ठीक है। ठीक है, तो पाइथन के अंदर जब भी आप किसी सीक्वेंस को बार बार रन करवाएंगे या उसकी उसके अंदर जो वैल्यूज हैं उनको रन करवाएंगे तो आप फॉर लूप यूज करेंगे। और फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सीक्वेंस नहीं है, आपके पास कोई कंडीशन है। आप समझते हैं कि अगर वो कंडीशन जो है हम आप समझते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो तब तक रन हो जब तक वो कंडीशन ट्रू है, तो आप वाइल लूप यूज करेंगे, ठीक है। तो वाइल लूप के अंदर कंडीशन होती है और फॉर लूप के अंदर सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज किया हुआ है। यहाँ पे हमने लिखा है फॉर वेरिएबल। तो फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है, स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले आप फॉर लिखते हैं, उसके बाद आप वेरिएबल लिखते हैं, उसके बाद इन लिखते हैं, उसके बाद सीक्वेंस लिखते हैं। मैंने आपको बताया था फॉर लूप के अंदर सीक्वेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। हमने एक सीक्वेंस बनाया है। मैंने आपको बताया सीक्वेंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लिस्ट होते हैं, टपल्स होते हैं, डिक्शनरीज होती हैं, ठीक है, सेट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट यूज की है, फ्रूट्स की लिस्ट, एप्पल, बनाना, चेरी, ठीक है। और इस लिस्ट को हमने लूप करने के लिए फॉर लूप यूज किया है, ठीक है। हम कह रहे हैं फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। अब यहाँ पे फ्रूट में एस नहीं है और यहाँ पे एस है, तो ये वाला एक वेरिएबल है और ये एक लिस्ट है, ठीक है। ये वाला फ्रूट्स, ये वाला है, मतलब ये वाली लिस्ट है। तो हम इस लिस्ट में हर फ्रूट को एक्सेस करेंगे, बनाना, एप्पल, चेरी, और प्रिंट करेंगे फ्रूट, ठीक है। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो ये बार बार इस लिस्ट के अंदर जाएगा, पहले देखेगा पहला फ्रूट कौन सा है, एप्पल है, उसे प्रिंट करवाएगा, तो ये प्रोग्राम आपके आउटपुट में एप्पल शो करेगा। उसके बाद फिर से दूसरी फ्रूट के पास जाएगा तो उसको शो कर देगा। इसी तरीके से तीसरे फ्रूट के पास जाएगा और उसको भी शो कर देगा। तो ये जितने भी इस लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स होंगे उस सबको शो कर देगा। तो इसकी, तो जब भी आप, मैंने आपको बताया था कि लूप्स के अंदर आप एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं, तो देखें आप इस लिस्ट के अंदर जितने भी फ्रूट्स थे आपने उनको रिपीट करवा के प्रिंट करवा दिए। इसी तरीके से आप फॉर लूप को किसी रेंज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सीक्वेंसेस के अंदर लिस्ट भी होती है, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग और रेंजेस भी होती हैं, ठीक है। आप रेंज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एक प्रोग्राम बनाया है, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। इसका मतलब ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल रेंज 5 जो है, इसका मतलब ये है कि 5 तक हमारे पास कौन से नंबर्स आते हैं, तो 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। तो जब तक, अब यहाँ पे आप रेंज 100 लिखेंगे तो 100 नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप रेंज भी यूज कर सकते हैं। और फिर आपने कोई ना कोई वेरिएबल सेलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ एक वेरिएबल चूज किया है आई। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी वेरिएबल चूज कर सकते हैं। फिर हमने नीचे लिखा है प्रिंट आई, ठीक है, जो भी वैल्यू हो उसको प्रिंट कर दो। तो प्रोग्राम क्या करेगा, पहले जाएगा फर्स्ट वैल्यू के पास जो है 0, उसको प्रिंट करेगा, 1 को प्रिंट करेगा, 2 को प्रिंट करेगा, और जब तक ये 5 तक सारी वैल्यूज प्रिंट नहीं कर देता ये स्टॉप कर जाएगा। तो आपके पास प्रोग्राम जो है 0 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा। तो ये कितनी वैल्यूज होगी, 5 वैल्यूज होगी। फिर 4 पर आके प्रोग्राम स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। तो आप फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वाइल लूप मैंने आपको बताया था कि किसी कंडीशन के तहत चलता है। तो आप देख सकते हैं वाइल में हम सबसे पहले वाइल लिखते हैं, उसके बाद कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद कॉलन लिखते हैं, उसके बाद स्पेस देते हैं। स्पेस देने के बाद हमें जो प्रोग्राम रन करवाना होता है वो प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर आई की हमने एक वेरिएबल चूज किया है आई, उसको हमने वैल्यू असाइन की है 1। उसके बाद हमने लिखा है वाइल और उसके बाद हमने कंडीशन लिखी है कि जब तक आई की वैल्यू 5 से लेस हो या बराबर हो आप आई प्रिंट करें, ठीक है। और उसके बाद आपने ये भी लिखना है आई प्लस इज इक्वल टू 1। अगर आप ये वाली चीज नहीं लिखेंगे तो आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी और आई जो है वो 1 तक, मतलब 1 में फंसा रहेगा, ठीक है।
जिसकी वजह से क्या होगा, ये लूप जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर आपने आई की वैल्यू बढ़ानी है तो आपने ये वाली स्टेटमेंट यूज करनी है। अब क्या होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। हाँ 1 जो है लेस देन है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, तो आई प्रिंट हो जाएगा, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम 1 हमने ये वाली स्टेटमेंट यूज की है। इसका मतलब ये होता है, सॉरी, हमने ये वाली स्टेटमेंट यूज की है। इसका मतलब ये होता है कि आई की जो नई वैल्यू होगी वो आई की पुरानी वैल्यू में 1 ऐड होगा। आई की पुरानी वैल्यू 1 है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो आई की नई वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, आई की नई वैल्यू हो जाएगी 2। अब जब प्रोग्राम वापस जाएगा, कंडीशन चेक करेगा क्या 2 लेस देन 5 है, तो हाँ 2 लेस देन 5 है, तो वो 2 प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर चेक, आई की नई वैल्यू हो जाएगी 3, फिर जाएगा 3, 3 चेक करेगा, 3 लेस देन 5 है तो वो 3 प्रिंट कर देगा। फिर 4, 4 चेक करेगा, 4 लेस देन 5 है तो 4 प्रिंट करेगा। फिर 5 जाएगा, 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 है तो 5 इक्वल्स टू 5 है तो वो भी प्रिंट करेगा। और फिर 6 जाएगा, तो 6 जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो यहाँ पे प्रोग्राम रुक जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है वाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको आप लूप्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ब्रेक है, कंटिन्यू है और पास है। पास का तो मैंने आपको पीछे बताया था कि आप किस तरह से पास को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पास लिखेंगे तो कुछ भी रन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। ठीक है, ब्रेक अगर आप करेंगे तो जहां पे भी लूप होगा वो प्रोग्राम वहां खत्म हो जाएगा। आप जहां पे भी प्रोग्राम में ब्रेक लिखेंगे, जैसे प्रोग्राम ब्रेक के पास आएगा प्रोग्राम खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास दूसरा है कंटिन्यू। कंटिन्यू थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, कंटिन्यू में क्या होगा कि जहां पे भी कंटिन्यू लिखा होगा प्रोग्राम उस लाइन, पूरी लाइन को स्किप कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ब्रेक इस्तेमाल किया, फॉर आई इन रेंज 10, अगर आई की वैल्यू 5 है तो ब्रेक, तो आई इन रेंज 10। अब रेंज 10 में मैंने आपको बताया था 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तक वैल्यूज आएंगी। तो सबसे पहले प्रोग्राम चेक करेगा क्या 0 इज इक्वल्स टू 5, तो इक्वल्स टू 5 नहीं है, तो प्रोग्राम 0 प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद चेक करेगा क्या 1 इक्वल्स टू 5 है, तो 1 इक्वल्स टू 5 नहीं है, तो प्रोग्राम 1 प्रिंट कर देगा। 3 चेक करेगा, 2 चेक करेगा, 4 चेक करेगा, और फिर जब 5 पर आएगा तो 5 जो है वो इक्वल्स टू 5 है, तो प्रोग्राम चला जाएगा इस ब्रेक के पास और प्रोग्राम इधर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, रुक जाएगा। ये था ब्रेक। अब चलते हैं कंटिन्यू के पास। कंटिन्यू जो है वो इस तरह काम करता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रोग्राम लिखा है, उधर लिखा है हमने फॉर आई इन रेंज 5। रेंज 5 का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4। क्या, अब हमने कंडीशन लिखी है इफ आई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, जब तक आई जो है 2 के बराबर नहीं होता ये वाली चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, और नीचे हमने लिखा है प्रिंट टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले प्रोग्राम 0 के पास जाएगा, चेक करेगा 0 इक्वल्स टू 2 है तो नहीं है, तो प्रोग्राम 0 प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर प्रोग्राम 1 के पास जाएगा, 1 इक्वल्स टू 2 है तो नहीं है, तो प्रोग्राम 1 प्रिंट कर देगा। फिर 2 के पास जाएगा, क्या 2 इक्वल्स टू 2 है, तो हाँ 2 इक्वल्स टू 2 है, तो प्रोग्राम कंटिन्यू कर देगा, कंटिन्यू कर देगा और 2 को स्किप कर देगा, ये वाला प्रिंट नहीं करेगा। मतलब 2 प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्ट फिर प्रोग्राम 3 से स्टार्ट होगा, 3 4। तो ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा। इस तरह से स्किप, आप स्किप भी कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप लूप के अंदर, इस तरह मैंने आपको बताया था इफ के अंदर आप इफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप फॉर के अंदर फॉर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब लूप्स को भी आप नेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताया था ना नेस्टेशन। नेस्टेशन का मतलब ये होता है कि आप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर लिख दें। आप लूप्स को भी नेस्टेशन, आप लूप्स की भी नेस्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, और लूप्स में आप एल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक प्रोग्राम है जो 10 नंबर्स का सम जो है वो कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जो ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करती हैं, आप इन पिक्चर्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स भी हैं इनके अंदर। उसके बाद आपके पास रिव्यू क्वेश्चन हैं, रिव्यू क्वेश्चंस के आपने आंसर्स देने हैं। ठीक है, इनके आंसर्स देने हैं और फिर मैं यहाँ पे साइन करूंगा, और जो जितने भी कोड्स हैं उनको रन करवा कर आप जो है प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं लैब नंबर 12 पर। ठीक है, आपकी जो लैब नंबर 12 है वो है अरेज पर। ठीक है, 1 डायमेंशनल अरेज और 2 डायमेंशनल अरेज।
तो हमारे पास डिफरेंट डिमेंशंस की अरेज होती है, लेकिन पाइथन के अंदर हमारे पास अरेज नहीं होती। ठीक है, अरेज जो होती है मोस्टली हमारे पास C++ के अंदर पाई जाती है। पाइथन के अंदर आपके पास जो है अरेज नहीं होती। अरेज की जगह पर हमारे पास पाइथन के अंदर हमारे पास सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आप पाइथन के अंदर जो है सीक्वेंसेस पढ़ेंगे अरेज की जगह पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पाइथन के अंदर हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो पाइथन के अंदर आपके पास सीक्वेंसेस होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सीक्वेंसेस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, सीक्वेंसेस के डिफरेंट टाइप्स में लिस्ट होती हैं, डिक्शनरीज होती हैं, टपल्स होते हैं, सेट्स होते हैं और रेंजेस होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर सीक्वेंसेस के। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर से हम सीक्वेंसेस को कंटिन्यू करेंगे और लैब नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। या आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम सीक्वेंसेस पढ़ेंगे।